ब्रेकफास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राजधानी देहरादून में स्थित सचिवालय में कल मुख्यमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक नजर आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब सचिवालय से बैठक करने के बाद अपने आवास को जाने लगे तो उनके सचिवालय से जाने वाले रूट पर किसी अनजान व्यक्ति द्वारा गाड़ी लगाकर रोक दिया गया। पुलिस के हाथ पांव तब फूल गए जब गाड़ी में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था और गाड़ी सचिवालय के ठीक एग्जिट गेट के बाहर लगी हुई थी। काफी कोशिश करने के बाद भी पुलिस से जब गाड़ी नहीं हटी तो अंत में ट्रैफिक पुलिस की टो वैन ने गाड़ी को उठाकर रास्ते से अलग किया, जिसके बाद सीएम का काफिला आवास के लिए निकल पाया। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। नियमावली का ड्राफ्ट बनाने वाली समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिवालय सत्येंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सचिवालय में ये ड्राफ्ट सौंपा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए नियमावली का ड्राफ्ट मिल चुका है। समान संहिता का क्रियान्वयन के तिथि के लिए शीघ्र मंत्रिमंडल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि राज्य स्थापना दिवस तक समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू कर दिया जाएगा। सीएम धामी ने विधानसभा चुनाव में किए गए वादे को पूरा करते हुए 27 मई 2022 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता का प्रारूप बनाने के लिए समिति का गठन किया। समिति ने 2 फरवरी 2024 को इसका ड्राफ्ट सरकार को सौंपा। इसके बाद सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर समान नागरिक संहिता विधेयक को सदन से पारित कराया। 11 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी। हिमालयन माइनर एसोसिएशन ऑयल्स ऑफ उत्तराखंड वर्कशॉप द्वारा संगंध पौधा केंद्र सलाकुई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चीफ गेस्ट के रूप में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके साथ ही उनके द्वारा संगंध पौधा केंद्र का निरीक्षण भी किया गया। ये तो सरकार का मुद्दा होगा, जैसा भी आदेश मिलेगा करेंगे। देने के लिए बनाया गया आज के कार्यक्रम क्या उसमें जो सही चीज़ है आज का जो कार्यक्रम था मैंने जो हमारे इसको वो नहीं कर रहा था। वहाँ पर वो यहाँ पे जो हमारे उससे हमारे इकोनॉमिक क्या बढ़ेगा, उनका मार्केट मिलेगा उनको। इसी से फोकस एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है हिमालय माइनर एसोसिएशन चलाएंगे। इसलिए एक ऑयल को आप परखेंगे, सुनेंगे कि अपने प्रोडक्ट में कहाँ कुछ कर सकते हैं। अपना एक्सपर्ट भी काफ़ी आए हैं, वो भी बताएंगे। और लगभग 70 इंडस्ट्री वाले हैं, ये सब हमेशा आप भी पूरा कर रहे हैं। गाँव वाला काम भी जाकर पौधे भी बेचने वाले कैसे बंदे होते हैं। किसानों को आय को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि किसानों को आय कैसे बढ़ेगी। ठीक है, ऐसा है किसानों की आय बढ़ने के 2-3 तरीके हैं। या तो उनको हाई रेटिंग वैरायटी दे दी जाए, हमारी खेती बढ़ी या उनने खेती करा कर उनकी एडिशनल इनकम कराई जाए। तो हमारा जो सेक्टर है वो खाली जमीनें हैं, बेकार जमीनें छोड़ रखी हैं, इसमें खेती करा कर इनकम बढ़ाने का काम करते हैं। मंत्री जो है आपको क्या दिया है, किसी ऐसी सीरियल बताए हों या कोई ऐसे प्रोडक्ट जिनका काम चल रहा हो। मंत्री जी ने तो उन्होंने काफ़ी मार्ग भी पहले भी देते हैं। आज भी उन्होंने दिया कि अगर भी खेती का बढ़ावा है, उनमें भी खेती में बढ़ावा दे। आज यहाँ पे उद्योगों से भी अपील की है जो हमारी जो कमल पौधे हैं उनका इस्तेमाल करें। किसानों की इनकम बढ़े और तमाम उनकी समस्याओं का निदान हो, इससे देखते हुए सघन पौधा केंद्र कैंप सेलाकुई में सार्थक पहल करते हुए सघन खेती को प्रोत्साहित करने की मुहिम शुरू की। इस मुहिम के माध्यम से कृषि बेहतर आय प्राप्त कर रहे हैं और उनमें उद्यमशीलता का भी विकास हो रहा है। वर्तमान में सघन पौधा केंद्र उत्तराखंड में 109 अरोमा क्लस्टर में 28,000 किसानों द्वारा 9,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि पर सघन फसलों जैसे लेमन ग्रास, मिंट, आपका डोमेस्टिक रोज, तेजपात, कोमिल आदि जैसे चीज़ों का कृषिकरण कर रहे हैं। तो इससे लोगों की इनकम बढ़ेगी और जो टेक्नोलॉजी बाहर लोग अपना रहे हैं उसी के माध्यम से यहाँ पर आप बहुत एक्सेलरेटेड ग्रोथ प्लान की करेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे।
ये हर्बल जगत के लिए, आयुर्वेद के लिए, परफ्यूमरी के लिए, जहाँ फ्रेगरेंस और उसका इस्तेमाल होता है, उसके लिए बहुत आवश्यक है। और ये एक किसानों को बहुत बड़ा ये वरदान इसके लिए है। जी, आप जैसे अभी बता रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी को यहाँ से परफ्यूम भेजा गया था, इसके बारे में। सिमरू का परफ्यूम था, तो उनको बहुत पसंद आया। सिमरू जो होता है, तो मैंने आग्रह किया है यहाँ के डायरेक्टर से कि मोदी जी के नाम पर ये परफ्यूम हम दें। पिछले कुछ समय से देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों से चल रही है, जिसकी जानकारी देते हुए गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने कहा कि दूसरे फेज की यात्रा प्रारंभ होने के बाद चारधाम यात्रा ने तेजी से रफ्तार पकड़ी है, जिसके बाद यात्रा बहुत ही सुगम और सुरक्षित संचालित हो रही है। केदारनाथ आपदा के दौरान जरूर यात्रा की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, लेकिन उसके बाद चारों धामों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ाना शुरू हो गया है, जिसके बाद कहा जा सकता है कि इस बार की चारधाम यात्रा बहुत ही सफल रहने वाली है। और जो आंकड़ा पिछली यात्रा सीजन में करीब 56 लाख यात्रियों ने दर्शन किए थे, वही आंकड़ा इस बार भी रहने वाला है, जो कि अपने आप में बहुत ही संतोषजनक है। देखिए, चारधाम यात्रा वही जो इसका सेकंड फेज था, ये प्रारंभ हो गया है। और आपको पता है कि ये 2 और 3 नवंबर को क्रमशः यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम जी के कपाट बंद होंगे और 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम जी के कपाट बंद होंगे। जो सेकंड फेज की यात्रा चली बहुत ही स्मूथ चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने यात्रा शुरू होने के पूर्व ही, सेकंड फेज की यात्रा के पूर्व ही एक बहुत बड़ी बैठक की थी। सभी जो स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ बातचीत की थी और 3-4 महत्वपूर्ण निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर लिए गए थे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि रजिस्ट्रेशन तो होगा, लेकिन ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा और बढ़ा दी गई थी। अभी केवल ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हमारे हरिद्वार और ऋषिकेश में होते थे, लेकिन इसको क्रमशः रुद्रप्रयाग जनपद के 3-4 स्थानों पर, उत्तरकाशी जनपद में 4 स्थानों पर और उसी तरह से चमोली जनपद में भी 3 स्थानों पर अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन काउंटर खोले गए। आपने देखा होगा कि इस बार ऐसी कोई समस्या नहीं आई और जो भी यात्री आ रहा है उसको आराम से रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। सारे यात्रा रूट हमारे खुले हुए हैं। ये सही था कि 31 जुलाई की रात में जो केदारनाथ जी में एक आपदा आई थी, उसके कारण हमारी थोड़ी यात्रा करीब 20 दिन प्रभावित जरूर हुई है, लेकिन वो सारे रजिस्ट्रेशन वर्क हमारे पूरे हो गए। और अभी 2 दिन पूर्व ही लगभग 48 करोड़ रुपए आपदा प्रबंधन विभाग में 48 करोड़ थे, इसके अलावा और भी जितने काम थे वो सब सैंक्शन हो गए हैं और काम वहाँ पर ऑलमोस्ट काफी तेजी से चल भी रहा है। आज की तारीख में आप देखें तो पिछले 1 हफ्ते से जो ट्रेंड आ रहा है, केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 10,500 से ऊपर के यात्री पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ जी में भी करीब 7,000 से लेकर 10,000 के भी। और कल यमुनोत्री में अचानक काफी वृद्धि हुई है, जो 2,500-3,000 कर रहा था वो 5,500 का आंकड़ा टच किया है। तो मुझे लगता है कि पिछले बार करीब 56 लाख यात्री आए थे, उसके आसपास हमको रहना चाहिए। पर कितना है कि पिछली बार की चारधाम यात्रा लंबी थी। उस पिछले वर्ष कपाट 22 अप्रैल या 23 अप्रैल के आसपास खुले थे और इस वक्त खुले हैं 9 या 10 मई के आसपास, और कपाट पहले बंद भी हो रहे हैं। साथ ही साथ केदारनाथ जी की थोड़ी यात्रा भी प्रभावित हुई है, तो हो सकता है कि 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का कोई डिफरेंस हो, अन्यथा यात्रा उतनी ही फुल स्पीड पर है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु। उत्तराखंड में शुष्क मौसम के बीच कहीं कहीं आंशिक बादल भी मंडरा रहे हैं, साथ ही मध्यम हवाएं चलने से पर्वतीय क्षेत्रों में ठिठुरन बढ़ने लगी है और मैदानी क्षेत्रों में भी गुलाबी ठंड का एहसास हो रहा है। धीरे धीरे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आने लगी है। अगले कुछ दिन पारे में ठंडक बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है। अगले कुछ दिन पारे में और गिरावट आने और ठंडक बढ़ने के आसार हैं। पिछले 2 दिनों से देहरादून में सुबह से चटक धूप खिलने के बाद शाम को बादल भी मंडरा रहे हैं। इस बीच दून के दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ रहा है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार मौसम शुष्क रहने के आसार है। अगले कुछ दिन में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में और गिरावट आ सकती है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए बच्चे और बुजुर्ग के स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो अक्टूबर का महीना हमारा चल रहा है और ये अब 1 तारीख से जो भी सीजन की बात करें तो ये हमारा पोस्ट मानसून सीजन या फिर इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन। तो इसमें तो ज़्यादा एक्टिविटी तो आपकी पेनिसुलर इंडिया पे होती है। तो इस समय आप देखें अभी पूरे करीब हमारे जो है आधे महीने से भी ज़्यादा हो गया है। आज अगर डेट की बात करें तो आपकी जो है 18 तारीख हो गई है, ठीक है। तो इसमें अभी तक जो रेन हमको मिलनी चाहिए थी उतनी है नहीं, -93% डेफिशिएंट है।
तो ये नया सीजन जो 1 अक्टूबर से शुरू होता है पोस्ट मानसून का, 18 दिन उसके हुए हैं। हालांकि अभी आगे के मंथ है, नवंबर है, दिसंबर है, तो अभी तक जो रेन है वो कम है। जबकि ये रहता था कि जनरली जैसे मानसून रिट्रीट करता है तो कुछ एक्टिविटी जो है आपके अक्टूबर महीने में मिल जाती थी शुरू में, खास कर अगर देखें तो इस बार वो भी जो है कम रही है। ठीक है, तो उसी की वजह से आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो है जो टेम्परेचर है आप ज़्यादातर दिन देखेंगे तो वो सामान्य से ऊपर ही है, 2 से 3 डिग्री, कभी 4 डिग्री तक भी रहे। और इस समय भी देखेंगे तो सामान्य के करीब आसपास है, 1 डिग्री के आसपास ऊपर नीचे आप कह सकते हैं, 1 डिग्री के आसपास वो ऊपर है। तो तापमान तो सामान्य के आसपास अब हैं। उत्तर पश्चिम हवाएं जो है अगर रहेंगी तो उसमें फिर टेम्परेचर तो जो आपके सामान्य के आसपास हो रहेंगे। तो वैसा फ्लो अभी दिख रहा है, रहेगा। तो मैं कहूँगा टेम्परेचर सामान्य से कम तो नहीं जाएंगे, पर हाँ ये कि सामान्य के आसपास ही ये बने रहेंगे अभी अगर 1 वीक तक की भी बात करें। क्या प्रभाव इससे पड़ सकता है? नहीं, देखिए मानसून सीजन है, ठीक, वो अपना एंड हो गया, उसके बाद तो बारिश कम हो ही जाती है। तो ये अच्छा है, इस समय जो किसान है अपनी जो फसलें हैं, तैयार फसलें उसको काट रहे हैं, जो भी प्रोड्यूस है उसको अपना ड्राई करके उसको रखना, तो ये सब चीज़ें अभी चलती हैं। हाँ, आगे जो नेक्स्ट आपकी जो फसल है वो बोनी है, तो उस समय तक के लिए हाँ कुछ रेन फिर चाहिए होती है कि जो गेहूँ का बुआई होनी है या और इस तरह की चीज़ें हैं। तो आगे देखिए कुछ एक्टिविटी मिलनी चाहिए, पर अभी जैसे दिख रहा है कि जो 1 वीक तक की अगर बात करें तो उसमें रेनफॉल की संभावना नहीं है, और तापमान जैसे मैंने बोला वो सामान्य के आसपास ही वो रहने वाला है। तो इस तरह की स्थिति। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तिथि घोषित हो गई है। उपचुनाव को लेकर के बीजेपी ने 6 लोगों को नाम की केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास भेज दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। कांग्रेस ने भी 4 लोगों की पर्यवेक्षक टीम बनाकर के क्षेत्र में भेजा है, लेकिन अभी तक उम्मीदवार को लेकर के कोई घोषणा नहीं हुई है। उपचुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि जिस दिन से केदारनाथ विधानसभा सीट खाली हुई थी उसी दिन से कांग्रेस ने लोगों से जनसंपर्क करना शुरू कर दिया था। प्रदेश प्रभारी ने 4 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है और ये पर्यवेक्षक जल्द ही अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। उसके बाद पार्टी उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। देखिए, बीजेपी राजनीतिक दल है, वो तैयारी भी करेंगे और दाव भी करेंगे, लेकिन हमने उनके दावे की हवा निकालने का काम किया। हम बद्रीनाथ की थे, बद्रीनाथ में भी मंत्रियों की तैनातगी की, संगठन भी जो है ग्रास रूट पर काम करने का दावा कर रहा था, लेकिन वहाँ हवा निकली। मंगलौर में हमने उनकी हवा निकालने का काम। केदारनाथ के अंदर जो स्थितियां हैं वो एकदम फिकर है। केदारनाथ में आप देखिए जो 4 धाम यात्रा थी, 4 धाम यात्रा को संचालित करने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई, और उसके साथ साथ केदारनाथ धाम को जो है दिल्ली में स्थापित करने का कुकृत्य जो है सरकार ने किया है। लोगों में आक्रोश है इसको लेकर के। जो है सोने का प्रकरण जो है केदारनाथ में, उस विषय पर भी जो है सरकार मौन धारण किए हुए है। ये विषय जो है केदारनाथ की जनता के दिल और दिमाग में बसे हुए हैं। तो बेरोजगारी है, महंगाई है, कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, ये तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के हम केदारनाथ के आम जन के बीच में जाएंगे, और लोगों ने इस बार बदलाव का मन बनाया है और निश्चित रूप से बदलाव होगा। अलीगंज रोड स्थित हेरिटेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयकर विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आयकर विभाग द्वारा छात्रों को टैक्स के प्रति जागरूक किया गया। आयकर विभाग ने वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक विशेष आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की है। आयकर विभाग की इस टीम में इनकम टैक्स ऑफिसर सुधीर कुमार, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नौशाद हुसैन, ऑफिस सुपरिटेंडेंट सबदार अली और मोहम्मद शादाब टैक्स असिस्टेंट नितिन कुमार ने बताया। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं, विशेषकर कक्षा 11 और 12 के छात्रों के बीच कराधान के महत्व और जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन की जानकारी को बढ़ावा देना है। हेरिटेज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में टैक्स अधिकारी सुधीर कुमार ने छात्रों को टैक्स कानून, टैक्स फाइलिंग प्रक्रियाओं और समय पर टैक्स भुगतान के महत्व के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा छात्र छात्राओं को वित्तीय साक्षरता और जिम्मेदार धन प्रबंधन के बारे में भी शिक्षित किया गया। कार्यक्रम के दौरान आयकर अधिकारियों ने छात्रों के साथ इंटरैक्टिव सत्र और प्रश्नोत्तरी सत्र आयोजित किए।
जिससे छात्रों को कराधान और वित्तीय मुद्दों को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में टैक्स के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना और उन्हें भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना था। आयकर अधिकारी श्री सुधीर कुमार ने कहा, छात्रों को कराधान की बुनियादी जानकारी और इसके महत्व से अवगत कराना हमारे समाज के भविष्य के लिए आवश्यक है। जब युवा इस जानकारी को प्राप्त करते हैं तो वो न केवल अपने टैक्स का समय पर भुगतान करते हैं बल्कि वित्तीय रूप से सशक्त नागरिक भी बनते हैं। का ऑफिस प्रोग्राम है जिसके तहत स्कूल, मैनेजमेंट कॉलेज, बिजनेसमैन सारी संस्थाओं के साथ जो है मीटिंग करने का है, जिससे कि टैक्स क्लियर के बीच में टैक्स अवेयरनेस के बारे में पता चले। बच्चे जो है फ्यूचर में टैक्स क्लियर हैं तो ये आज से पहले से ही टैक्स की जानकारी रखें इसके बारे में, ताकि टैक्स क्लियर की ग्रीवांसेस कम हो। ये खुद ही कंप्लायंस करें, खुद ही टैक्स के रिटर्न भरें और एडवांस टैक्स की पेमेंट करें। तो इस संदर्भ में जागरूकता बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इनिशिएटिव है। इसके तहत हम लोग आज इस स्कूल में हेरिटेज पब्लिक स्कूल में आए हैं और बच्चों का मार्गदर्शन। तो हमारा जो है पहला स्कूल है, इस तरह से हम फिर मैनेजमेंट कॉलेजेस को कवर करेंगे, फिर बिजनेस प्रतिष्ठान को कवर करेंगे और अगर समय मिला तो हमारे उच्च अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। फ्यूचर के कार्यक्रम में 11-12 इसलिए रखा गया था कि हॉल के लिए कैपेसिटी बच्चों की सीटिंग कैपेसिटी है। दूसरी चीज़ क्या है कि 11-12 के बाद बच्चे काफ़ी समझदार हो जाते हैं, तो वो जो है उसके बाद ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद फिर वो डेबिट कार्ड होती है। तो ये जो स्टेज होता है, अगर इस स्टेज के बच्चे अवेयर हों तो फ्यूचर में टैक्स कंप्लायंस ज़्यादा अच्छा तरह से कर सकते हैं। इंटरसेप्टिव थे और उन्होंने सेशन को एंजॉय किया, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जब हमने पूछे तो उन्होंने बहुत ही प्रॉम्प्टली, बहुत सारे बच्चे एक साथ हाथ हैंड रेज कर रहे थे और एक क्वेश्चन के आंसर के लिए 10 हैंड रेज हो रहे थे। उससे पता चलता है कि बच्चे जो है काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। देखिए अभी तो ये ऐसा कोई हमारे पास प्रोग्राम नहीं आया है, लेकिन हाँ संस्थानों में जाकर के बच्चों को आउटरीच प्रोग्राम करना है, ताकि बच्चे जो है फ्यूचर के हमारे टैक्सपेयर हैं और दे आर द नेशन बिल्डर। तो इन्हें अगर हम अभी से अवेयर करेंगे तो ये जो है जाकर के फ्यूचर में टैक्स फ्रेंडली मतलब टैक्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। धन्यवाद सर। अच्छा सेशन था, ऐसे हमें बहुत कुछ जानने को मिला इस सेशन के द्वारा। इवन हमें काफ़ी सारे टैक्स की चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता था, जिसके बारे में सर ने हमें जागरूक किया कि टैक्स कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है। और इसमें सर ने ये भी बताया कि हम इसको एज ए करियर भी ऑप्ट ले सकते हैं, आगे हमें जाना चाहिए और भी कई सारी चीज़ें हमें इससे सीखने को मिली। बहुत अच्छा महसूस हुआ कि हमारे स्कूल में भी हमें दिया कि हम इसके बारे में जान सकें। अगर ज़्यादा बच्चे टैक्स के बारे में जानकारी रखते नहीं हैं, लेकिन इसके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा और इसको हम फ्यूचर में ले सकते हैं। हमें याद आएगा कि हाँ हमारे स्कूल में भी एक ऐसा सेशन हुआ था, सर आए थे, उन्होंने हमें क्या क्या बताया और हमारी क्या क्या जिम्मेदारी। तो चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इतना बोझ सहे जो चाहे रहे। विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अंबुजा सीमेंट। मम्मी की छुट्टी, दादी की गुड़िया, दिल में बसी सबके एक घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। काशीपुर में कांग्रेस नवचेतना भवन में स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी की जयंती भव्य रूप से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड जसपाल आर्य, विशिष्ट अतिथि जसपुर क्षेत्र के विधायक आदेश चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित कर किया।
इसके पश्चात चंद्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय की छात्रों द्वारा गणेश वंदना एवं स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जसपाल आर्य ने नारायण दत्त तिवारी एवं सत्येंद्र चंद्र गुड़िया का स्मरण करते हुए अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा, आज काशीपुर में जो कुछ विकास कार्य हुए हैं वे पंडित नारायण दत्त तिवारी और सत्येंद्र गुड़िया के देन है। उनके कार्य को जनता कभी भुला नहीं सकती। मेरे राजनीतिक सामाजिक जीवन में सबसे बड़ा योगदान नारायण दत्त तिवारी और गुड़िया का है। आज मैं जो कुछ हूँ उसका पूरा श्रेय नारायण दत्त तिवारी और गुड़िया को जाता है। उन्होंने इस भव्य आयोजन के लिए कार्यक्रम की संयोजिका विमला गुड़िया, डॉक्टर गीतिका गुड़िया आचार्य सहित समस्त गुड़िया परिवार का आभार व्यक्त किया। और आज ही आज कांग्रेस परिवार उनको विनम्र श्रद्धांजलि उनका संग्राम में उनकी भूमिका देश के विभिन्न भागों पर उन्होंने अपनी सेवाएं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने सर्वांगीण विकास किया, समग्र विकास किया और सर्व संभाव के प्रति रहे नारायण दत्त तिवारी। हमें उनसे प्रेरणा मिली है और विनम्रता, शालीनता, दया भाव, सेवा भाव उनके प्रमुख गुण रहे हैं। ऐसे उत्तराखंड का विकास हो, ऐसे आमजन की समस्याओं का निराकरण हो, धर्म जाति मजहब से ऊपर उठकर उन्होंने देश की, उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की सेवा की और निश्चित रूप से अब ऐसा ये महान व्यक्तित्व बार बार जन्म नहीं देते हैं। आज हम यहाँ पर मुद्दे को भी और यहाँ पर नारायण दत्त तिवारी जी की नीति का दौरा हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गीता जी को, गुड़िया परिवार को और जो हमारे यहाँ के युवा नेता है संजीव शंकर जी को, जिन्होंने आज यहाँ पर मुख्य एकादश की है और जो इधर नवचेतना भवन है इसकी आधारशिला सत्येंद्र गुड़िया ने उनके द्वारा रखी गई। आज प्रांगण में निश्चित रूप से दो महान नीतियों के कुछ चित्रों का अनावरण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं प्रत्यक्षता व्यक्त करता हूँ गुड़िया जी के परिवार को और सभी कांग्रेसियों को यहाँ पर मुझे को आमंत्रित किया और मुझे अवसर दिया कि उनके नारायण दत्त तिवारी सत्येंद्र गुड़िया दोनों में विनम्र श्रद्धांजलि। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी की जयंती एवं पुण्यतिथि पर कांग्रेस द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी सहित अन्य कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने बताया कि आज उनके जीवन संघर्ष को याद करते हुए सभी कांग्रेस जनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। राज्य गठन के बाद औद्योगिक विकास में तिवारी की भूमिका अहम रही। हरिद्वार, सेलाकुई, काशीपुर और पंतनगर में उन्हीं के कार्यकाल में सिडकुल एरिया घोषित कर उद्योगों की स्थापना हुई थी। नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं। उत्तराखंड में उन्हें विकास पुरुष कहा जाता है। आज नारायण तिवारी का जन्म दिवस है और आज उनके जीवन संघर्ष को और जीवन मूल्यों को सम्मान करते हुए आज हम लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करनी है और जो उन्होंने विकास उत्तराखंड में विकास की नींव डाली है, आज उन्होंने याद किया है और उनके दिखाए गए मार्गों पर चलने का हम लोगों ने संकल्प किया है और जो उन्होंने उत्तराखंड प्रदेश के लिए उत्तर प्रदेश के लिए किया है, लेकिन उत्तराखंड
प्रदेश में उन्होंने विकास की डाली। आज सभी लोगों ने मानव कांग्रेस कमेटी और वरिष्ठ कांग्रेस हरिद्वार जनपद में पहली बार पटरी पुलिस ने मिथाइलिन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामिन यानी सफेद चिट्टा की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है। जनपद हरिद्वार में दस्तक देते ही लक्सर की पटरी पुलिस ने मिथाइलिन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामिन यानी चिट्टे की बरामद की है। बरामद चिट्टे की बाजार में कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अन्य कड़ियों को जो डिलीवरी लेने आने वाले युवकों की तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने कहा कि पटरी पुलिस ने शानदार काम किया है। मिथाइलिन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामिन बेहद घातक नशा है जो युवाओं को बर्बाद कर रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस इसकी सप्लाई करने वाले की पूरी चेन की जांच कर रहे हैं और जल्द ही सप्लाई करने वाले लोग भी जेल जाएंगे। 17 तारीख को थाना पथरी में सुभाषगढ़ तिराहे के पास में थाना पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति सरफराज जो MDMA नामक नशे की एक खेप को लेकर हरिद्वार जनपद में आ रहा था, उसको चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। इससे करीब 200 ग्राम MDMA मिला है, जो बहुत ही नशे में इसका उपयोग किया जाता है और ये एक नई नशे की एक नई खेप को लेकर आ रहा था। इसके पीछे जो भी वेयरअबाउट्स हैं, क्योंकि हमें ये जांच और पूछताछ से पता लगा कि ये पंजाब के थ्रू यहाँ पर आई थी, तो जो भी लोग इसमें अन्य शामिल हैं पुलिस उनकी जल्दी और तलाश कर रही है। अन्य लोगों की भी इसमें अरेस्टिंग की जाएगी और इसमें करीब 200 ग्राम MDMA की कीमत जो आज के डेट में बाजार में 2 करोड़ से ऊपर आती गई है, उसको पुलिस के द्वारा अभी सीज किया गया है और इनके खिलाफ जो वैधानिक कार्रवाई। लक्सर क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध खनन जारी है। ग्रामीणों की शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लिहाजा ग्रामीण शिकायत पत्र लेकर अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। मेहंदपुर सुधारी गांव के ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर आरोप लगाया कि ग्रामीण समाज की भूमि पर अवैध खनन हो रहा है। खनन माफिया खनन सामग्री खोदकर आसपास के स्टोन क्रशरों पर डाल रहे हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। पूर्व ग्राम प्रधान ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो वे तहसील मुख्यालय पर आत्मदाह करेंगे। वहीं जब इस पूरे मामले को लेकर SDM लक्सर गोपाल सिंह चौहान से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया, जिससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं ग्रामीणों के आरोप सही हैं। जब देखने वाली बात यह है कि क्या अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई हो पाएगी या नहीं। हमारी ग्राम पंचायत पटरी मेहंदपुर सुधारी, मैं 3 बार लगातार प्रधान रहा हूँ। अब प्रधान बन गया है और जितनी भी हमारी ग्राम समाज थी, जितनी हरियाली के पट्टे थे और शमशान घाट की जमीन सारी खोद को नसीम क्रेशर वाले के द्वारा क्रेशर में डलवा दी। इतना मिली भगत हो रहा, प्रशासन को फोन कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, कोई मौके भी नहीं आता। जो उड़नदस्ता उनको फोन। लक्सर कोतवाली क्षेत्र के दाले की राणा गांव में अज्ञात बदमाशों द्वारा गांव में एक युवक के मकान को निशाना बनाकर कई राउंड फायरिंग की गई। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा गांव गूंज उठा। अज्ञात बदमाशों के द्वारा की गई इस फायरिंग से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू की है। फायरिंग की इस घटना का वीडियो भी अब आपके सामने आया है। लक्सर कोतवाली पुलिस इन वीडियो को भी खंगाल रही है। तो चलिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।